हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में आज का टॉपिक है देश में आम चुनाव के घोषणा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी जंग में शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामयाबी और भारत की राजनीतिक समस्या का बहुत कोशिशों के बावजूद कोई समाधान दिखाई नहीं देने पर वायसराय लॉर्ड वेवेल एक बार फिर अगस्त के अंत में लंदन गए और सितंबर में वापस भारत आते ही देश में आम चुनाव की घोषणा कर दी। आम चुनाव का ऐलान होते ही डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के झंडे तले चुनाव में भाग लेने का तय किया। फेडरेशन अभी अभी बना ही था। इसके पास चुनाव लड़ने के लिए न धन था, न बल और न ही कोई साधन। इसके बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर ने साहस कर चुनाव में भाग लेने की घोषणा की। सभी पार्टियां बड़ी तैयारियों के साथ चुनावी जंग में उतरी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो नारे द्वारा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग, हिंदू महासभा भारत की आजादी और अखंडता के नारे के साथ चुनावी मैदान में बिगुल बजाया। कांग्रेस व हिंदू महासभा के पीछे अपने अपने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का पूरा साथ था, इसलिए उन्हें धन और साधनों की कोई चिंता नहीं थी। जबकि बाबा साहब के साथ सिर्फ गरीब शोषित अछूतों का सहारा था, और वह भी पूरी नहीं, क्योंकि कई अछूत नेता भी गुमराह होकर या झूठे लालच में अम्बेडकर विरोधी पार्टियों में गुलामी कर रहे थे। 4 अक्टूबर 1945 को पुणे में पहली सभा के आयोजन के साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी चुनावी रणभेरी का बिगुल बजाया। इस बार उनकी ताकत केवल अछूत दलित वर्ग ही था। पुणे की इस सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूंजीपतियों का हाथ मजबूत करने वाली पार्टी है और समाज सुधार में उनकी कोई रुचि नहीं है। पिछड़ों की आर्थिक दशा की ओर भी उनका रत्ती भर ध्यान नहीं है। दलितों पर हो रहे अत्याचारों को दूर करने में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हमें उनके नेतृत्व में विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करना एक प्रकार से उनके सामने घुटने टेकना यानी आत्मसमर्पण के बराबर होगा। हमें अपने बूते पर लड़ना है और संविधान में अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए हमें ये चुनाव जीतने हैं। अब दलितों को सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। यह जीवन मरण का सवाल है। 9 व 10 अक्टूबर 1945 को अकोला में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सम्मेलन में उन्होंने कहा, वायसराय की 15 मेंबर्स वाली काउंसिल में मैं दलित वर्ग को अकेला मेंबर हूँ। मेरे वहां जाने से पहले केंद्र सरकार ने अछूतों की शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली थी। मुसलमानों की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 20 लाख व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 19 लाख रुपयों की मदद करे। इसके अलावा हर साल उन्हें 3-3 लाख रुपयों का अनुदान दिया जा रहा है। मैंने सरकार से अछूतों की शिक्षा के लिए 3 लाख रुपए मंजूर करवाए। मैंने कॉलेजों के लिए 30-100 स्कॉलरशिप हर साल मंजूर की। इसी साल 30 दलित छात्र एजुकेशन के लिए विदेश भेज रहा हूँ। मेरे जाने से पहले अछूतों की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। नौकरियों में मुसलमानों के लिए 20
तथा ईसाइयों के लिए 8.5% स्थान सुरक्षित है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं था। मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया और अछूतों के लिए 8.5% सीटें मंजूर हुई। मेरे विभाग में अछूत वर्ग का एक चपरासी तक नहीं था। अब 2 सेक्रेटरी, 1 अपर सचिव, 3 कार्यपालन मंत्री अछूत वर्ग से भर्ती किए हैं। कोई कहता है कि मैं महारों का हित देखता हूँ। मैं महार जात में पैदा हुआ, भला इसमें मेरा क्या दोष? मेरे विभाग में अकेले शिमला में 28 बाबू मेहतर समाज से हैं। विदेश भेजे जाने वालों में मांग, मेहतर, चमार आदि जात के विद्यार्थी भी बहुत हैं। मैं यह अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसे बताने का उद्देश्य यह है कि शासन व सत्ता के बल पर व्यक्ति समाज के लिए काफी कर सकता है। 30 अक्टूबर 1945 को डॉक्टर अम्बेडकर ने पुणे के अम्बेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स संस्था के उद्घाटन पर भाषण दिया। 8 नवंबर 1945 को अम्बेडकर ने कटक में उड़ीसा बहुपक्षीय दरियाई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस कॉन्फ्रेंस के निर्णयों द्वारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट को जन्म दिया। उन दिनों उड़ीसा व आसपास का इलाका बाढ़ की चपेट में रहता था। वह इससे बाढ़ के विनाश से बच पाया। इसी महीने भारत विभाजन पर चर्चित पुस्तक के बाद बाबा साहब की एक अन्य पुस्तक प्रकाशित हुई। टाइटल था कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। What Congress and Gandhi have done to the untouchables। महत्वपूर्ण आंकड़ों, तर्कों व तथ्यों से परिपूर्ण तथा आक्रामक व प्रभावशाली भाषा के कारण यह पुस्तक शुरू से ही चर्चा में रही। इसमें खास तौर से 1917 से लेकर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अछूतों द्वारा अभियान की वास्तविकता को सच्चाई के साथ उजागर किया, जिसका जवाब उनके विरोधी आज तक नहीं दे पाए। लेकिन समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों की इसमें प्रशंसा की गई है। पुस्तक 1915 से बाबा साहब के नेतृत्व में अछूतों के हकों के लिए चलाए संघर्ष की दास्तान कही जाती है और गांधी जी व कांग्रेस द्वारा अछूतों के साथ किए धोखों का कच्चा चिट्ठा भी खुलती है। पुस्तक में अछूतों को गांधी व गांधीवाद से सतर्क रहने के लिए सलाह दी है। इसमें गांधीवाद की आलोचना करते हुए लिखा कि गांधीवाद उद्योग व मशीनों के इस युग में जात पात, गरीबी व रूढ़वादी से सड़ रहे ग्रामीण जीवन की ओर ले जाना है और यदि जानवरों जैसी जिंदगी बिताना है, इसमें आर्थिक बराबरी के लिए कोई चाह नहीं है। इसलिए यह विचारधारा सामाजिक व आर्थिक लिहाज से बेकार है। यह पीछे धकेलने वाला विचार है। धर्म को अफीम की तरह प्रयोग कर लोगों में झूठे विश्वास व गलत मान्यताएं पैदा कर उन्हें वैचारिक रूप से बेहोश करने का काम किया है, तो वह गांधीवाद है। इसलिए किताब में अम्बेडकर ने लोगों को गांधीवाद से सावधान रहने के लिए लिखा। पुस्तक के अंत में अमेरिका और ब्रिटेन के प्रगतिशील समाज सुधारकों को चेतावनी दी कि भारत के ये हिंदू रूढ़वादी आजादी के नारों से दुनिया को मूर्ख बनाना चाहते हैं।
और देश की वास्तविकता को नजरअंदाज कर धूल झोंकना चाहते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहें। पुस्तक में कहा गया कि गांधी जी का छुआछूत निवारण का कार्यक्रम मात्र दिखावा व ढोंग था, अमल में लाने का कार्यक्रम नहीं था। इसलिए गांधी अछूतों के मुक्तिदाता नहीं है। बाबा साहब की पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया ने देश के राजनीतिक, खास तौर से कांग्रेसी खेमे में जोरदार हलचल मचा दी। राजगोपालाचारी सहित कुछ नेताओं ने इस किताब में उठाए तर्कों, मुद्दों, तथ्यों व सवालों का जवाब देने की कोशिश भी की, लेकिन कोई नहीं दे पाया। राजगोपालाचारी व के सथा नमन ने इस किताब की आलोचना में एक छोटी पुस्तक लिखी, लेकिन वह कहीं नहीं टिक पाई। 8 मई 1945 को बंबई में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का तीसरा सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें पूरे भारत से लगभग 1.25 लाख प्रतिनिधि शामिल हुए। समता सैनिक दल ने पूरी व्यवस्था देखी। बाबा साहब ने कहा कि हमारा समाज बहुत भोला है। हमें किसी की दया पर नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत, बुद्धि व कार्य क्षमता के बल पर समाज व देश के लिए काम करना है। वायसराय लॉर्ड वेवन 9 सप्ताह तक लंदन में रहे और जून के पहले सप्ताह में भारत आए और वे वेल योजना को सामने लाए। वायसराय ने कांग्रेस के नेताओं को जेल से छोड़ने के आदेश दिए और जून 1945 के आखिरी सप्ताह में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें कांग्रेस की ओर से मौलाना आजाद, मुस्लिम लीग के जिन्ना, अछूत वर्ग के एन शिवराज और सिख प्रतिनिधियों और सभी प्रांतीय राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे। हिंदू महासभा को शामिल नहीं किया गया था। अम्बेडकर वायसराय के काउंसिल के मेंबर थे, इसलिए भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन दलितों की समस्याओं का दस्तावेज उन्होंने ही तैयार किया था। इसमें मांग की गई थी कि यदि कार्यकारिणी समिति में मुसलमानों की संख्या के आधार पर 5 प्रतिनिधि लिए जाए, तो दलितों के 3 तो लिए ही जाने चाहिए। जिन्ना की मांग थी कि 5 मुस्लिम प्रतिनिधि मुस्लिम लीग से ही लिए जाए, जबकि कांग्रेस की मांग थी कि 5 में से 1 प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी से लिया जाए। जिन्ना अपनी जीत पर अड़े रहे और इस तरह शिमला कॉन्फ्रेंस का मसौदा मिट्टी में मिल गया। शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटेन में जुलाई 1945 में आम चुनाव हुए, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी की भारी पराजय हुई और लेबर पार्टी की सरकार बनी। उसी समय वर्ल्ड वार में जापान ने अपनी हार मान ली। बाबा साहब ने मजदूरों की हितैषी पार्टी की सरकार बनने पर खुशी जताई और वहां के वोटर्स को बधाई दी। दिल्ली से आकर कुछ दिनों के लिए अम्बेडकर बंबई में रहे। जुलाई 1945 में बंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में स्टूडेंट यूनियन के समारोह में दिए अपने भाषण में कहा कि कढ़ाई का लाजमी समझौता या मध्यस्थता मजदूरों के हित में है, इसलिए वह इसको मजदूरों के नियमों को एक जरूरी भाग बनाने का रूप देंगे। इसके साथ देश में टेक्निकल
एजुकेशन के रूप में सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोग्राम जारी रहेंगे। अम्बेडकर की अध्यक्षता में लेबर कमेटी की एक बैठक अगस्त के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए आवश्यक मकान बनाने संबंधी जिम्मेदारी इंडस्ट्री के मालिकों को करने तथा छुट्टियों के दिनों का भी वेतन देने जैसे नियमों की चर्चा हुई। इन्हीं दिनों बाबा साहब की पहली किताब फर्स्ट ऑन पाकिस्तान अब नई किताब पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुई। नई बुक में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। उसमें भारत की सांस्कृतिक व भौगोलिक एकता की वकालत की और कनाडा, स्विट्जरलैंड, दक्षिणी अमेरिका आदि देशों का उदाहरण देकर विस्तार से बताया कि एक ही संविधान के अंतर्गत देश में विभिन्न धर्म या संस्कृति के लोग किस प्रकार मिलजुल कर रह सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि स्वयं हिंदुओं के अपने देश की शांति व सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को स्वीकार कर लेना चाहिए। उस समय भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए राजाजी योजना, क्रिप्स योजना, सर आदर्श दलाल की योजना, राय योजना, मुखर्जी योजना, अहमद योजना आदि लगभग 9 योजनाएं पेश की गई थी। 6 मई 1945 को परेल बंबई में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष एक योजना प्रस्तुत की। योजना में उन्होंने कहा कि अब बहुसंख्यक लोगों के हाथ में राजसत्ता हो, इसे अब कोई स्वीकार नहीं करेगा और न ही यह व्यवहारिक है। उन्होंने विधानसभाओं में अल्पसंख्यक संप्रदायों व अछूतों को अधिक सुरक्षित सीटों की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान समिति के प्रस्ताव को खतरनाक योजना बताया कि इससे देश गृह युद्ध में फंस जाएगा। ज्यादातर विधान तो 1935 के कानून द्वारा पहले ही बन चुका है। इसके अलावा सप्रू कमेटी की रिपोर्ट भी रद्द कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर की योजना में भारत का प्रधानमंत्री और अन्य सवर्ण हिंदू मंत्रियों को अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने का विचार भी था। हिंदू समाचार पत्रों में ने डॉक्टर अंबेडकर की योजना का विरोध करते हुए लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर की योजना तो भारत पर अल्पसंख्यकों का राज स्थापित करने की योजना है और यह योजना एक तरह से हिंदुओं का अपमान है। 7 जून 1945 को डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय लॉर्ड वेवल को पत्र लिखकर नाराजगी प्रकट की कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पत्र में लिखा कि देश के 9 करोड़ मुसलमानों के लिए 5 प्रतिनिधि, 6 करोड़ अछूतों को सिर्फ 1 प्रतिनिधि और 60 लाख सिखों का 1 प्रतिनिधि। यह कैसा अजीब व चालाकी भरा गणित है। यह मेरे न्याय के विचारों के खिलाफ है। काउंसिलिंग में अनुसूचित जातियों को कम से कम 3 सीटें मिलनी चाहिए। यदि सरकार इस मांग को मंजूर नहीं करेगी तो मेरा काउंसिलिंग में रहना असंभव होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि सरकार ने अछूतों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिससे उनमें आक्रोश है। हो सकता है कि दलित वर्ग नई सरकार के साथ कोई संबंध न रखे और अपने लिए अलग रास्ता चुनेगी। पत्र में लिखा कि उनका यह विचार ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा दिया जाए।
भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल मार्च 1944 में एक योजना लेकर चर्चा के लिए लंदन गए। कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई और लियाकत अली खां के बीच हुए समझौते पर विचार करना था। तेज बहादुर सैफू कमेटी ने भी इस समझौते का समर्थन किया। समझौता यह था कि कमेटी में हिंदू व मुसलमानों के बराबर प्रतिनिधित्व हो। इसी के आधार पर 2 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने भाषण में कह दिया कि प्रस्तावित नई काउंसिल में मुख्य जातियों में सवर्ण, हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। सवर्ण शब्द सुनकर गांधी जी इतने भड़क गए और इसका इतना विरोध हुआ कि वेवल योजना खटाई में पड़ गए। दरअसल भारतीय राजनीति में क्रिप्स योजना और राजाजी की योजना के बाद हिंदू मुस्लिम समान प्रतिनिधि की बातें शुरू हो गई। सैफू कमेटी ने केंद्रीय असेंबली में 160 स्थानों में से 51 सवर्ण हिंदुओं को और 51 मुसलमानों को दिए। जाने की सिफारिश की थी। भूलाभाई देसाई ने वायसराय की कमेटी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समान प्रतिनिधित्व के आधार पर मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी लियाकत अली से गुप्त समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्यों को रिहा करना था। यह योजना वायसराय वेवल के पास पहुंची और इसी आधार पर वेवल योजना का निर्माण हुआ। इस योजना को कांग्रेस के सवर्ण हिंदू संस्था की हैसियत से शिमला कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया। कांग्रेस के इतने झुकने के बाद भी जिन्ना इस बात पर अड़े रहे कि सभी मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार मुस्लिम लीग को ही मिलना चाहिए। कांग्रेस ने 5 मुस्लिम सदस्यों में कम से कम एक कांग्रेसी मुसलमान शामिल किए जाने पर जोर दिया, लेकिन जिन्ना नहीं माने और शिमला कॉन्फ्रेंस असफल हुई। कलकत्ता में एक दिन वे अपने मित्र डीजी जाधव के यहाँ भोजन करने गए। बाबा साहब ने जाधव की दिल्ली व बाहर काफी मदद की थी। अब वह रेलवे में बहुत बड़े अफसर बन गए थे। कलकत्ता में ही डीजी जाधव ने अपने घर पर डॉक्टर अंबेडकर के मान में भोजन का आयोजन किया। अगले दिन से रेलवे के रसोइयों और कर्मचारियों ने जाधव के निवास पर भोजन पकाने व अन्य काम से मना कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में डॉक्टर अंबेडकर अछूत है और उनके साथ जाधव ने घर पर खाना खाया। दरअसल नौकरों को अभी तक पता नहीं था कि स्वयं जाधव भी महार अछूत है। ऐसे हालात थे उस समय। भारत का शासन चलाने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सम्मानित लेबर मिनिस्टर के साथ यह मानसिकता थी, तो आम अछूत की क्या दशा होगी, इसका सिर्फ अंदाजा लगाने से रूह कांप उठती है। बाबा साहब को तो बचपन से लेकर अब तक कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा था। अपमान के घावों से शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा के पीछे तिरस्कार की यही दास्तान छिपी हुई थी।
और गांधी व कांग्रेस की आलोचना करने के पीछे भी अछूत समाज की इसी पहाड़ जैसी पीड़ा कारण थे। अछूत समाज के घावों पर मरहम लगाना तो दूर, हिंदू मठाधीशों, सवर्ण हिंदुओं, गांधी व कांग्रेस नेताओं ने उन पर नमक छिड़कने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रेलवे महकमे के एक अनपढ़ रसोइये से लेकर लंदन से बैरिस्टरी करने वाले गांधी जी जैसे व्यक्तियों ने बाबा साहब के जख्मों पर भरपूर नमक छिड़का। बाबा साहब के साहस का कोई मुकाबला नहीं था। जब भी अवसर मिलता वे सरकार व सरकार से बाहर बड़ी निडरता के साथ अछूतों के हकों की पैरवी करते थे। हालांकि उस समय वह वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रमुख सदस्य थे, सरकार के बहुत ही जिम्मेदार पद पर थे, लेकिन खरी खरी कहने से नहीं चूकते थे। वे सामाजिक संगठनों के सभाओं में मजदूरों, शोषितों, दलितों व महिलाओं को क्रांतिकारी विचारों के साथ अपनी दशा को सुधारने व अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए आह्वान करते थे। एक बार वायसराय लॉर्ड बेवल ने 8 नवंबर 1944 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को शिकायत के साथ लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जातियों की सभाओं में बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं और हैदराबाद में तो डॉक्टर अंबेडकर ने निजाम के शासन की भी कड़ी आलोचना कर डाली। लेकिन बाबा साहब की इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल उनकी योग्यता व प्रतिभा के साथ उनकी निस्वार्थ सेवा व त्याग भावना के कारण उनके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाने या कार्रवाई करने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। भला बाबा साहब जैसा वीर योद्धा वायसराय वेवल से कहाँ डरने वाले था। बिना डरे भी क्यों फिर डरे भी क्यों। उनके सामने तो खुद की बजाय करोड़ों गरीबों को मानवीय हक दिलाने का निस्वार्थ ध्येय था। 2 जनवरी 1945 को कलकत्ता में अखिल भारतीय अछूत विद्यार्थी सम्मेलन रखा गया। वहां बाबा साहब ने कहा, विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए तथा अपनी शिक्षा व आचरण ऊंचा रखना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर कलकत्ता में पीपल्स हेराल्ड साप्ताहिक पत्र का विमोचन किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि गांधी जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से वह पार्टी लंबे समय तक असरदार रहेगी, क्योंकि किसी भी नेता को देश में कोई शुभ कार्य करना है तो वह दलितों का उद्धार है और पार्टी इस पर पूरा ध्यान दे रही है। मार्च 1945 को वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि देश में हवाई सेवाओं एयर रिलायंस पर पूंजीपतियों की बजाय सरकार के पास कब्जा होना चाहिए। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की भारत यात्रा और अंबेडकर। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की भारत यात्रा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की समस्या का पक्ष उनके समक्ष बहुत मजबूती से रखा और क्रिप्स के वापस ब्रिटेन जाने के बाद अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार को यह फिर से अच्छी तरह समझाया कि भारत में अछूत वर्ग देश का एक बड़ा व महत्वपूर्ण भाग है और उनकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक
समानता की मांग को गंभीरता से सुना जाना जरूरी है। वायसराय को भी अंबेडकर अपने पक्ष में झुकाने में काफी सफल हुए थे। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक महत्वपूर्ण लेख में लिखा कि अछूतों के प्रति प्रेम दिखाने वाले गांधी जी व कांग्रेस के होने वाले बड़े खर्चीले समारोह में दिखावा ज्यादा है। उनके अनुयायियों में भी दलितों के प्रति आस्था की बजाय ढोंग व दिखावा ज्यादा है। और यदि समय रहते मंदिर प्रवेश, कुओं से पानी भरना, शमशान भूमि का होना आदि छुआछूत निवारण अभियान में ईमानदारी से अमल में नहीं लाए तो देश के हित में यह बहुत बुरा होगा। 27 अक्टूबर 1944 मजदूर वर्ग का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने मजदूरों की भलाई के लिए सरकार में कई सुझाव व योजनाएं पेश की हैं, जिनमें लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग कमेटी व मजदूर कल्याण कमेटियां स्थापित करना और मजदूरों की समस्याओं को योजनाबद्ध तरीके से पेश करने के लिए अलग से सचिवालय खोलने आदि भी शामिल थे। 29 नवंबर 1944 में बाबा साहब पुणे में राजभोग के मेहमान बने, जहां उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने वहां अपने भाषण में कहा कि पुराने समय में लिखा गया हर धार्मिक ग्रंथ राजनीतिक ग्रंथ भी होता था। गीता वेदों को समर्थन देने वाले और ब्राह्मण धर्म को ऊंचा बताने के उद्देश्य से लिखा गया राजनीतिक ग्रंथ है। गीता को 4 बार लिखा गया। शुरू में गीता धर्म और दर्शन का ग्रंथ नहीं था, जिसमें केवल 60 श्लोक थे या यादवों की सौर गाथा थी। जब कृष्ण को ईश्वर का अवतार मान लिया तो भक्ति मार्ग का अवलोकन किया। बुद्ध व गैर ब्राह्मणों ने वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना। गीता की रचना 4 वर्णों को स्थापित कर अछूतों को नीच व गुलाम बनाए रखने के लिए रची गई। इस भाषण के अखबार में छपने पर हिंदू भड़क गए, क्योंकि अंबेडकर के भाषण को तोड़ मरोड़ कर छापा गया था। आलोचनाओं की झड़ी सी लग गई, लेकिन हमेशा बौद्धिक स्तर पर कलम से वार करने में माहिर बाबा साहब ने सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी दौरान सर तेज बहादुर सप्रू भारत की राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाना चाहते थे, जिसके बाबा साहब से 2 अछूत सदस्यों के नाम मांगे गए। लेकिन बाबा साहब कमेटी में शामिल नहीं हुए, क्योंकि कमेटी के कुछ सदस्यों पर उनका भरोसा नहीं था। 24 सितंबर 1944 को मद्रास नेशनल सोसाइटी द्वारा प्रभात टाकीज में आयोजित एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि प्राचीन भारत में जैसा समृद्ध, सुखी व गतिशील जीवन था, वैसा दुनिया के किसी भी राष्ट्र में नहीं था। आज देश में जो राजनीतिक आंदोलन देख रहे हैं, वह तो हमारे इस देश में प्राचीन काल में हुई सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक क्रांतियों के मुकाबले में कुछ नहीं है। भारत भूमि क्रांति की भूमि रही है। यहाँ जैसी क्रांतियां हुई हैं, उसके सामने तो फ्रांस की क्रांति तो बहुत बौनी लगती है। प्राचीन भारत में ब्राह्मणवाद के अंधविश्वास, पाखंड व कर्मकांड के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जो गौतम बुद्ध ने शुरू की थी। दोनों में जोरदार संघर्ष हुआ और ब्राह्मण धर्म ने बौद्ध धर्म के खिलाफ जोरदार
प्रतिक्रांति की। वाद विवाद एक ही सवाल पर था कि आखिर सत्य क्या है। बुद्ध ने कहा कि सत्य वह है जिसको 10 इंद्रियों से देख, समझ व अनुभव द्वारा प्रमाणित किया जा सके, जबकि ब्राह्मण कहते थे कि सत्य वह जो वेद बताते हैं। फिर वेदों की समीक्षा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वेदों में कुछ भाग तो बाद में जोड़े गए। प्राचीन भारत के ब्राह्मण कितने चालाक थे कि जिन पुस्तकों में सिर्फ मूर्खता भरी हुई है, कूड़ा करकट के समान है, ऐसी किताबों को पवित्र बता दिया। यही नहीं, प्रामाणिक व वास्तविक होने पर भी जोर देते रहे। बुद्ध की क्रांति ने समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का साम्राज्य भारत व इसके बाहर भी स्थापित किया। लेकिन यह इस देश का दुर्भाग्य था कि इसके बाद ब्राह्मणवाद द्वारा प्रतिक्रांति हुई और यह देश फिर से धार्मिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। और आज भी हम उनकी शिकंजे में जकड़े हुए हैं। यदि हमने इससे छुटकारा पाने के लिए जल्दी ही कुछ नहीं किया तो देश विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। बाबा साहब ने आगे कहा कि वेदों में मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है और गीता शरारतपूर्ण पुस्तक है। अर्थ वेद में जादू टोनों के सिवा कुछ नहीं है। मद्रास यात्रा के दौरान ही वहां के पार्क टाउन के मेमोरियल हॉल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और दक्षिण हिंदुस्तान बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान पत्र अर्पित किए। इसी दौरान जस्टिस पार्टी के द्रविड़ नेता रामास्वामी नायकर पेरियार के साथ विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। मद्रास दौरे के बाद बाबा साहब एलोर गए, जहां उन्हें डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, क्रिश्चियन फेडरेशन, वेस्ट गोदावरी जिला बोर्ड और एलोर नगर पालिका द्वारा सम्मान पत्र दिए गए। उन्होंने वहां संबोधन में कहा कि गांधी जी के विचारों व नीतियों में स्थिरता नहीं है और कांग्रेस नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब देश आजादी पाने की मंजिल के पास ही खड़ा होगा तो साथ देश पे का बंटवारा हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की समस्या का हवाला देते हुए कहा कि जो भूमिका अब्राहम लिंकन ने निग्रो समस्या के बारे में अपनाई थी, वही गांधी जी ने अल्पसंख्यकों के बारे में निभाई है। एकता करने के चक्कर में निग्रो के वोट उत्तरी अमेरिका के राज्यों को मिले। इसके लिए 1762 में गुलामों की आजादी का ऐलान कर दिया। इसके अलावा गांधी जी को आजादी तो चाहिए, लेकिन उन्हें साथ में चातुर्वर्ण व्यवस्था भी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा कि यदि सभी पार्टियों की सहमति से संविधान बन भी गया तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष गांधी अपने आप को भारत का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करेंगे। मद्रास प्रवास के दौरान ही बालासुब्रमण्यम मुथालियर द्वारा होटल कोडेभारा में बाबा साहब में सम्मान में एक भोज का आयोजन किया गया। अगस्त 1944 में बाबा साहब कलकत्ता में आयोजित दलित वर्ग के विभिन्न संगठनों के समारोह में शामिल होने के लिए गए। जगह जगह सभाओं में उनका स्वागत व भाषण हुए। वहां उन्होंने कहा, नए संविधान के अनुसार भारत को डोमिनियन स्वराज मिलेगा, विश्व युद्ध खत्म होगा, जीत अब समीप
ही है, इसलिए अब एकता व संगठन की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वायसराय ने गांधी जी को साफ कह दिया है कि सत्ता के हस्तांतरण के पहले भारत में हिंदू, मुसलमानों व अछूतों तीनों में समझौता होना जरूरी है। कलकत्ता यात्रा के बाद वह हैदराबाद गए। वहां 20 सितंबर 1944 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक सभा में उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में इस बात पर फिर से जोर दिया कि अछूत हिंदुओं से अलग अंग है। उन्होंने घोषणा की, अछूतों को भारत की आजादी के प्रति प्रेम दूसरों से किसी तरह कम नहीं है। आजादी हमें भी प्यारी है, लेकिन हम देश की आजादी के साथ दलित वर्गों की आजादी चाहते हैं। हैदराबाद के बाद डॉक्टर अंबेडकर मद्रास गए, जहां तमिलनाडु दी फर्स्ट क्लासेज क्रिश्चियन एसोसिएशन ने एक निवेदन पत्र पेश किया। पत्र में लिखा कि अछूतों ने ईसाई धर्म तो स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ उनकी धार्मिक व सामाजिक हालात हिंदू अछूतों की ही तरह दयनीय हैं। हिंदू उनके साथ पहले की ही तरह छुआछूत करते हैं। उच्च जात के ईसाई दलित ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार व भेदभाव करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि समानता के संघर्ष में हम साथ हैं और एक दिन गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर रहेंगे। 22 सितंबर 1944 को मद्रास नगर परिषद द्वारा रिपन बिल्डिंग में डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। इसमें नगर परिषद के कांग्रेसी सदस्यों के भाग नहीं लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम स्वराज, राष्ट्रीय सरकार या आजादी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन स्वतंत्रता तथा वर्तमान शासन में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यदि स्वतंत्रता के बाद शासन ऐसे लोगों के हाथों में चला जाए जिनका स्वार्थ केवल खुद की शिक्षा और समृद्धि तक ही सीमित हो और अन्य वर्ग को स्वराज के लाभों से वंचित रखे। उसी दिन शाम मद्रास में ही आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स संस्था ने डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के लिए सरकार के रवैये को एक नई दिशा दी, जिसके द्वारा मजदूर, मालिक और सरकार तीनों में एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ी और एक नया समझौता स्थापित होने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ही कुमार रजा सर मुथैया चेट्टियार ने अपने बंगले चेट्टियार हाउस में डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत में चाय पान का समारोह आयोजित किया। अगले दिन शाम को मद्रास सदर्न मराठा रेलवे के गैर दलित व दलित वर्ग के रेल कर्मचारियों ने लेबर मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान पत्र अर्पित किया। समारोह में दलित व गैर दलित मजदूर कर्मचारियों को बाबा साहब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह देखकर मुझे खुशी हो रही है, इसलिए सभी लोग मिलकर गरीबी को मिटाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करें। गांधी जी व जिन्ना की बार बार मुलाकात से गांधी जी का मुस्लिम लीग की ओर बढ़ती मित्रता को देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने लगा कि गांधी जी शायद अछूतों के साथ भी कोई समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि वह दलितों के सवालों पर भी समझौता करना चाहते हैं। जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोशिशें की जा रही, उसी तरह छूत अछूत एकता के बारे में भी विचार करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान
निकाल दिया है, तो समान हिंदू व अछूतों के मुद्दों का भी समाधान निकाला जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी लिखा कि यदि गांधी जी जरूरी समझे तो वह समझौते की जरूरी शर्तें भी तैयार करने को सहमत हैं। 6 अगस्त 1944 को गांधी जी ने पत्र द्वारा जवाब दिया कि उनके लिए अछूतों का मुद्दा एक धार्मिक और सामाजिक सुधार का प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न पर हम दोनों में मौलिक मतभेद है। दरअसल गांधी डॉक्टर अंबेडकर में मतभेद वर्ण व्यवस्था को लेकर था। डॉक्टर अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे, जबकि गांधी कट्टर समर्थक थे। गांधी चाहते थे कि अछूत हिंदू धर्म में जिस पायदान पर है वहां ही रहे, हालांकि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तो अछूतों के लिए समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की व्यवस्था चाहते थे। इसलिए इस अर्थों में डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म का विरोधी कहना सरासर गलत है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था व जाति भेद के खिलाफ तो आवाज बुलंद की थी। वह तर्क संगत और खुद हिंदू समाज के सुधार के लिए जरूरी थी, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म का विरोधी ही मान लिया। क्रिप्स योजना में अछूतों की राजनैतिक मांग को कोई महत्व नहीं दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने भी समझौते के लिए उत्सुक डॉक्टर अंबेडकर को कोई महत्व नहीं दिया और उनकी अपेक्षा की। कहावत है कि बलवान के आगे झुकना और सीधे साधे पर अकड़ना। गांधी जी यही व्यवहार डॉक्टर अंबेडकर के साथ कर रहे थे। जिन्ना के लिए तो खुद बम्बई जाकर मिलते थे और वह भाव ही नहीं देता था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर खुद बार बार गांधी से मिलकर अछूतों की राजनैतिक समस्या के लिए सहयोग चाहते थे, लेकिन गांधी जी उपेक्षा कर देते थे। उन्होंने मुसलमानों की मांग को तो समर्थन दे दिया, लेकिन स्वयं के धर्म के ही अछूतों के सवालों को कानूनी संरक्षण आरक्षण देने की मांग न मानकर उसे धार्मिक व सामाजिक सुधार का अंग मान कर टाल देते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी समस्या पर ये आसानी से मदद करने वाले नहीं है, इसलिए हार माने बिना संघर्ष जारी रखना और देश भर के शोषित, उपेक्षित व वंचित वर्ग की आशाएं सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर पर ही टिकी हुई थी। अप्रैल 1944 में डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के कल्याण के लिए एक और बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने सेंट्रल असेंबली में एक बिल पेश कर उसे पास भी करवा दिया। इसके अनुसार स्थायी कारखानों व फैक्ट्रियों के औद्योगिक मजदूरों को छुट्टियों के दिनों में भी वेतन देने का प्रावधान किया गया था। गांधी जी का स्वास्थ्य समान नहीं होने के कारण पूना के आगा खां महल में नजरबंदी से रिहा कर दिया गया, तो वहां से स्वास्थ्य लाभ के लिए पंचगनी चले गए। वहां राजगोपालाचारी ने बताया कि उन्होंने गांधी जी की सहमति से जिन्ना के पास एक अलग प्रस्ताव भेजा है। इस योजना में कहा गया कि वर्णवार के बाद एक कमीशन गठित किया जाएगा जो उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के जिलों का दौरा करके जन साधारण की राय के आधार पर फैसला करेगा कि ज्यादातर लोग भारत से अलग होने के पक्ष में हैं या नहीं। यदि बहुमत पक्ष में होगा तो अलग राष्ट्र का रूप दे दिया जाएगा। इस प्रस्ताव के सावरकर
आदि नेताओं ने निंदा की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के अखबारों ने भी इस पर चू तक नहीं किया। यह प्रस्ताव भारत विभाजन के सिद्धांत पर सहमत था। डॉक्टर अंबेडकर एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में इस स्थिति पर नजर रखे हुए थे। गांधी जी की इस सहमति से सावरकर के अलावा कांग्रेस का साथ देने वाले वे नेता भी निराश हुए, जो यह मानते थे कि गांधी जी विभाजन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उदारवादी नेताओं ने कहा कि राजगोपालाचारी की यह योजना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर इस बात से आश्चर्य में थे कि जब देश के बंटवारे से सहमति जतानी ही थी, तो गांधी जी ने यह फैसला करने में इतना समय क्यों लगाया। गांधी जी द्वारा पाकिस्तान का विचार स्वीकार करने के फैसले की डॉक्टर अंबेडकर ने प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि यदि यह योजना गांधी जी ने स्वयं जिन्ना को पेश करते तो ज्यादा अच्छा होता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिन्ना ने यह योजना क्यों अस्वीकार कर दी, यह वह समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनों की हालत पर तरस आता है, क्योंकि पहले गांधी जी पाकिस्तान योजना का विरोध करते थे। यह सोचकर उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन अब उनकी फजीहत हो गई है। इस योजना के संबंध में गांधी जी जिन्ना से मिलने बंबई गए। वहां कई दिनों तक मुलाकातें होती रही, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता लाने में नाकामयाब रहे। बजट में विशेष प्रावधान व सरकारी ठेकों में आरक्षण की मांग। अपने लंबे पत्र में बाबा साहब ने दलित विद्यार्थियों को साइंस, लॉ, टेक्निकल व अन्य तरह की हायर स्टडी के लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप देकर भेजे तथा हर बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान से रखा जाए। सरकारी नौकरियों के अलावा दलितों को सरकारी ठेकों में वरीयता दी जाए। वायसराय को लिखे इस पत्र का आखिर असर हुआ। सरकार ने गंभीरता से विचार कर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 8.5% सीटें आरक्षित रखने का फैसला किया गया। इसी कड़ी में लंदन में दलित विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए सीटें सुरक्षित रखी गई। इसके अलावा सेंट्रल असेंबली और राज्यसभा परिषद में अनुसूचित जातियों को एक और सीट दी गई। दलितों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश की कोशिशों पर कई सवर्ण हिंदुओं की आंखों में बहुत खटकता था। एक बार दिल्ली में एक मद्रासी ऑफिसर जो दिल्ली में कार्यरत था, उसने बाबा साहब से कहा कि आपकी राजनीति सरकारी नौकरियों में दलितों के घुसाने का प्रयास ही है। बाबा साहब ने पलटवार करते हुए कहा, यदि ऐसा है तो तुम मद्रासी लोग यहाँ 90% नौकरियों पर क्यों कुंडली मारे कब्जा किए हुए हो? नौकरियों के प्रति तुम्हें इतनी हीन भाव तो इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? मद्रासी अधिकारी यह सुनकर आगे बोल नहीं पाया। 17 सितंबर 1943 को दिल्ली में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबा साहब ने कहा, भारत में मजदूरों का आखिरी लक्ष्य सत्ता पर कब्जा करना है, सिर्फ ट्रेड यूनियन बनाना नहीं हो। राजनीतिक रूप से उनकी लेबर पार्टी ट्रेड यूनियन की गतिविधियां भी करेगा, लेकिन आपको ट्रेड यूनियन के पुराने चले आ रहे संकीर्ण सोच से मुक्त होना
चाहिए और हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक व पूंजीवाद को पनाह देने वाले कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। मेहनत कश वर्ग अंधी देशभक्ति व तथा कथित राष्ट्रवाद के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन कोई भी मजदूर अपने नेताओं से यह नहीं पूछता कि जिस राष्ट्रवाद के लिए इतना त्याग व बलिदान दिया जा रहा है, उसके निर्माण के बाद क्या आर्थिक व सामाजिक समानता देगा। 8 सितंबर 1943 को परेल बंबई में आयोजित सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, केवल सुविधाएं मिलने से कोई लाभ नहीं, ये हमारी झोली में आनी जरूरी है। अब आजादी के बाद अछूतों को भी हिंदू मुसलमानों के बराबर अधिकार मिलेंगे। सरकार में मेरा मंत्री पद कमल के पत्ते पर पड़े ओस की बूंद की तरह है, या उससे भी ज्यादा क्षणभंगुर। ईसाई, फारसी व अन्य अल्पसंख्यक लोग कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अछूत ही सक्षम है। अछूतों को अब अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ट्रेड यूनियन के नेताओं की आपसी लड़ाई से मजदूरों का आज तक भला नहीं हो पाया, इसलिए मजदूरों का लक्ष्य सरकार संभालना होना चाहिए। 26 जनवरी 1944 को लखनऊ में स्टैंडिंग लेबर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने की। वहां से वह शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सालाना सम्मेलन में भाग लेने के लिए कानपुर गए। 29 जनवरी को आयोजित इस विशाल सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे एन शिवराज ने कहा कि दलित समाज स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि जुलाई 1942 को नागपुर सम्मेलन में जो मांगे रखी गई थी, उन पर विचार कर कार्य रूप दिया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत सरकार में हिंदुओं व मुसलमानों की तरह दलितों को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सा मिलना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। वहां मौजूद विद्यार्थियों को प्रेरणा दे कि वे सरकारी योजनाओं के तहत तकनीकी व हायर एजुकेशन की सुविधाओं का लाभ उठावें। 17 फरवरी 1944 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यह सुझाव दिया कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अधिक करेंसी के नोट जारी करने बंद किए जाएं। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया कि भारतीय प्रशासन सेवा और सेना में अंग्रेजों की बजाय भारतीयों को भर्ती किया जाए। 17 फरवरी को गांधी व जिन्ना की मुलाकात हुई। उस समय सेंट्रल व स्टेट डिपार्टमेंट्स की सरकारी नौकरियों में दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर था, और यह देखकर बाबा साहब 1942 से ही सरकारी नौकरियों में सीटें सुरक्षित करवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी सिलसिले में 29 अक्टूबर 1942 को उन्होंने वायसराय को एक गोपनीय स्मरण पत्र पेश किया, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारियों के साथ बताया कि किस तरह अछूतों को सरकारी नौकरियों से एक साजिश के तहत वंचित रखा जाता और कैसे सवर्ण जातियों के लोग सरकारी नौकरियों पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। 10 पेज के इस पत्र में बाबा साहब ने सरकार से राजनीतिक, शैक्षणिक व अन्य समान क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का अनुरोध किया।
राजनीतिक क्षेत्र में सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय राज प्रबंध, पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तथा शैक्षणिक क्षेत्र में यूनिवर्सिटी व टेक्निकल एजुकेशन में और इसके अलावा सरकारी ठेकों में आरक्षण द्वारा दलितों का प्रतिनिधित्व देने की मांग की। पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने आंकड़े पेश करते और 39 मनोनीत सदस्य 141 में से दलितों के सिर्फ 2 सदस्य हैं। 1941 की जनगणना के अनुसार देश में दलितों की संख्या 6 करोड़ है, लेकिन इनका सरकार व प्रशासन, ठेका व अन्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नगण्य है। उन्होंने लिखा कि देश भर का पूरा प्रशासन दलितों का विरोधी है। सरकारी अधिकारी को जो विशेषाधिकार दिए गए वह हमेशा इन अधिकारों को दलित जातियों के हितों के खिलाफ और उन्हें नीचा दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। अनुसूचित जातियों के भलाई व विकास तभी संभव है जब सरकारी नौकरियों में उनकी भर्ती की जाए। इस तरह वे देश के विकास की योजनाओं को लागू करने में भागीदारी भी निभाएंगे। जब सेंट्रल असेंबली में दलितों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश की बात चली तो मुसलमान, यहूदी, एंग्लो इंडियन, सिखों और ईसाइयों ने समर्थन किया। सिर्फ हिंदुओं ने ही इसका विरोध किया। भारत सरकार के प्रतिनिधित्व ने भी इसका विरोध किया। इसके अलावा दलितों की भर्ती के समय उम्र व फीस में छूट भी दी जाए। फेडरल सर्विस कमीशन में दलितों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि हमें ऐसी किसी पब्लिक सर्विस कमीशन पर भरोसा नहीं हो सकता जो हिंदू या मुस्लिम दृष्टिकोण से प्रभावित हो। यह कितनी अचरज की बात है कि हिंदू और मुसलमान यूं तो सांप और नेली की तरह झगड़ते हैं, लेकिन जब लंगर बांटने की बारी आती है तो दोनों एक होकर हड़प लेते हैं और अछूत ही सिर्फ मुंह ताकते ही रह जाते हैं। कमीशन दलित अभ्यर्थियों को हर बार आयोग बताकर अपने पापों को छुपा लेता है और दलितों को दरवाजे से बाहर रखने की साजिश भी सफल हो जाती है। इसलिए दलितों को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रतिनिधित्व दिया जाना जरूरी है। 10 मई 1943 को इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की बम्बई शाखा ने लेबर मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक छोटा समारोह रखा। उसमें बाबा साहब ने अफसोस जताया कि भारत के मजदूरों में एकता नहीं है। फूट के कारण उनका शोषण हो रहा है, इसलिए मजदूरों को भारत में मजदूर सरकार बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। आजादी हासिल करना ही काफी नहीं है, जरूरी बात यह है कि आजादी के पास सत्ता किसके हाथों में होगी। उसी दिन महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स बम्बई की ओर से रखे कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर का संबोधन हुआ। उन्होंने कहा, अब दुनिया युद्ध से ऊब गई है और वह 3 बड़े रोगों से ग्रस्त हो गई है। देश का दूसरे देश पर साम्राज्य, काले गोरों का रंग भेद का संघर्ष और गरीबी। दुनिया में शांति स्थापना के लिए कमजोर व गरीब देशों को संबल करना बहुत जरूरी है। भारत की आर्थिक व औद्योगिक प्रगति से साम्राज्यवाद व रंग भेद की समस्याओं का समाधान संभव है।
गरीबी की समस्या का जिक्र करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मानव संस्कृति का विनाश करने के लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ पानी की तरह पैसा खर्च कर रहा है। वह अचंभित है कि ब्रिटेन और अमेरिका हर युद्ध में 14 करोड़ रुपए योजना खर्च कर रहा है। इससे देश में शांति के समय इससे आधी रकम गरीबी दूर करने के लिए क्यों खर्च नहीं करते हैं। विश्व का दुख दूर करने के लिए कुछ सुधार तो करना ही पड़ेगा। अपनी विशेष सुविधाओं व अधिकारों को त्यागना पड़ेगा। देश में ज्वलंत राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक योजना पेश की, जिस पर अखबारों में विचार छप रहे थे। इस योजना में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की संसद एक कानून मंजूर करके प्रांतों की सरहद तय करने वाली कमेटी नियुक्त करे और लोकमत कराया जाए। पहले लोकमत से यह तय किया जाए कि मुसलमानों को पाकिस्तान में रहना चाहिए या नहीं। दूसरे लोकमत द्वारा गैर मुसलमानों से यह जानना था कि वे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या नहीं। यदि वे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो वहां प्रांतों की सीमाएं जैसी हैं वैसी रखी जाए। यदि वे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं तो एक हदबंदी कमीशन नियुक्त किया जाए और कौन से प्रांतों में मुसलमान बहुसंख्या में हैं यह तय किया जाए। 2 साल बाद यह फैसला किया जाए कि मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए या नहीं, अलग होना चाहते या नहीं। सितंबर माह में ही डॉक्टर अंबेडकर ने ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक कार्टेन द्वारा पेश की गई शाही सलाहकार काउंसिल के गठन के बारे में भेंट की। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि औपनिवेशिक डोमिनियन राज्य में भारत स्वेच्छा से भागीदार के रूप में रहे तो यह ऐसे देशों के हित में ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की जनता को ब्रिटिश सरकार में जरा भी आस्था नहीं रही है, क्योंकि सरकार भारतीय लोगों को सिर्फ प्रजा मानती है, अपने बराबरी के दर्जे के नागरिक के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। अगले महीने सेंट्रल असेंबली के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ। यह प्रस्ताव दलित वर्ग के अभ्यर्थियों की सेना में अधिकारी पद पर भर्ती से रोक हटाने से संबंधित था। यह प्रस्ताव संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में दलित वर्ग के एक सदस्य प्यारेलाल कुरील द्वारा पेश किया गया था। देश में राजनीतिक गतिरोध सरकार ने नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम विरोध ने पैदा किया था। मुसलमानों द्वारा अलग राष्ट्र की मांग कर ली थी। आखिर उपवास के बाद स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को आगा खां महल पूना से रिहा कर दिया गया। पूना से वह पंचगनी चले गए। लेबर मिनिस्टर के रूप में बाबा साहब दिन रात मजदूरों के कल्याण की योजनाएं बनाने तथा कानून के जरिए सुविधाएं दिलाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह मजदूरों की पीड़ाओं से अच्छी तरह से वाकिफ थे। स्टैंडिंग लेबर कमेटी के सदस्य बाबा साहब पहले से ही थे। 7 मई 1943 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में स्टैंडिंग लेबर कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें मजदूर, सरकार व मालिक सबके प्रतिनिधि थे। इस मीटिंग में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई, वह यह कि युद्ध सामग्री बनाने का काम
करने वाले कारखाने में व उद्योग केंद्रों में मजदूर प्रबंध कमेटियां बनाई जाए, जैसे कि ब्रिटेन व अमेरिका में ऐसी व्यवस्था थी। दूसरा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस स्थापित करना था। इसका मकसद अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत शिक्षा प्राप्त करने वाले तकनीकी या गैर कानूनी कामगारों को काम दिलाना, ताकि ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें बेरोजगार के रूप में भटकना नहीं पड़े। कमेटी की अगली बैठक 6-7 सितंबर 1943 को दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध नीति अपनाने की सिफारिश की गई। महान समाज सुधारक महादेव गोविंद रानडे की जन्म शताब्दी समारोह के तहत 19 जनवरी 1943 को पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में एक बड़ी सभा हुई, जहां बाबा साहब ने जो भाषण दिया वह अब तक के दिए भाषणों में विशेष महत्व का था। उन्होंने शुरू में महापुरुषों की महानता के मूल्यांकन के आधार का वर्णन किया। रानडे के संबंध में कहा कि वह हर लिहाज से श्रेष्ठ पुरुष थे। उन्होंने सारे जिंदगी सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष में गुजारे थे और हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए चेतना पैदा कर सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में निरंतर प्रयास करते रहे। रानडे की तुलना गांधी व जिन्ना के साथ करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांधी व जिन्ना के मुकाबले में ऐसा कोई अहंकारी नजर नहीं आता है। इनके लिए खुद का गुणगान, महत्व व अधिकार बढ़ाना ही सब कुछ है और देश की समस्या तो खेल के एक प्यादे के समान है। दोनों ही चापलूसी करने वाले लोगों से स्तुतियां सुनकर मग्न हो जाते हैं और अपने आप को दोषों से मुक्त तथा अमर होने का दावा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत में पत्रकारिता एक मिशन होता था, लेकिन अब अखबार चलाना एक व्यापार हो गया है। कांग्रेस समर्थक अखबारों में तो इनके नेताओं के झूठे गुणगान के सिवा कुछ नहीं होता। अंत में कहा कि किसी महापुरुष या नेता के प्रति सम्मान जताना, प्रशंसा करना एक अलग बात है, लेकिन अपने नेता का अनुसरण करना दूसरी बात है। बाबा साहब का यह लंबा भाषण कुछ दिनों बाद रानडे गांधी और जिन्ना के नाम से किताब के रूप में सामने आया और अन्य ग्रंथों की तरह यह भी खूब चर्चित रहा। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने आगे लिखा, मैं अत्याचार, अन्याय और झूठे दिखावे, ढोंग और छल कपट से घृणा करता हूँ और मेरी घृणा की चपेट में वे सारे लोग आ जाते हैं जो इन बुराइयों से ग्रस्त हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी घृणा को एक वास्तविक शक्ति मानता हूँ। इसलिए यह घृणा उस असीमित प्रेम का सबूत है जो मैं अपने उन उद्देश्यों के लिए अपने मन में रखता हूँ जिन पर मैं विश्वास रखता हूँ, और मैं इसके लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं यह बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यदि मैं गांधी और जिन्ना से घृणा करता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनसे घृणा करता हूँ। मैं उनसे घृणा नहीं करता, बल्कि केवल उनको नापसंद करता हूँ। मेरी इस नापसंदी का कारण यह है कि मैं अपनी मातृभूमि भारत से उनसे अधिक प्यार करता हूँ। एक सच्चे देशभक्त का यही विश्वास है कि मुझे आशा है
कि एक ना एक दिन मेरे देशवासी इस सच्चाई को जान जाएंगे कि देश किसी भी एक व्यक्ति से बड़ा होता है, और फिर यह सीख सकेंगे कि गांधी और जिन्ना की पूजा और मातृभूमि की सेवा दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए हो सकता है कि ये एक दूसरे से विपरीत भी हों। बाद में बुद्ध की शरण जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने घृणा को शक्ति बताते हुए कहा कि दरअसल यह घृणा उनके अंतर्मन से नहीं थी, बल्कि यह तो वैचारिक नापसंदी थी। समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व यानी लोकतंत्र विरोधी धर्म। देश दुनिया में दलितों का दर्द सुनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी मौका मिलता वह चूकते नहीं थे। दिसंबर 1942 को एक बार फिर ऐसा सुअवसर मिला। कनाडा की पैसिफिक रिलेशन कमेटी ने डॉक्टर अंबेडकर से अनुरोध किया कि वह क्यूबेक में होने वाली सभा में भारत के अछूत विषय पर एक पेपर पढ़े। बाबा साहब ने बहुत लगन से लेख को लिखा, लेकिन किसी कारणवश उस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ले पाए। इसलिए अपने सहयोगी यन शिवराज को क्यूबेक भेजा, जिन्होंने वहां पर पेपर पढ़ा। बाद में यह विस्तृत पेपर गांधी और अछूत समाज का कल्याण, मिस्टर गांधी एंड द इमैन्सिपेशन ऑफ द अनटेबल्स नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया, जो काफी प्रसिद्ध हुई। इस ग्रंथ के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, साम्राज्यवाद, जातवाद, सैम टिकट वाद से दो देशों व नागरिकों के बीच क्रूरता व निर्दयता पैदा होती है। इसलिए युद्ध के साथ ही इन विकराल समस्याओं का नाश करना ही है। युद्ध की राख से एक नया व सुंदर संसार बनाना है। लेकिन मुझे आशंका है कि अछूतों की समस्याएं भुला दी जाएंगी, जैसे पहले होता आया है। नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए जा रहे अत्याचारों की तरह ही हिंदुओं द्वारा अछूतों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। वहाँ सैनिकवाद है, यहाँ सनातनवाद है। यहाँ के अत्याचार वहाँ से किसी भी तरह आगे व कम नहीं है। इसलिए दुनिया के लोग जिस तरह अन्य देशों के दलितों शोषितों पर ध्यान देते हैं, वैसे ही भारत के अछूतों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ कर उन्हें आजाद करने के लिए कोशिश करें। दुनिया में दासों, निग्रो और यहूदियों की समस्या से भी बड़ी अछूतों की समस्याएं हैं। मुझे आशा है कि इस शोध पत्र को जानने के बाद शांति सम्मेलन अछूतों की समस्या पर विशेष ध्यान देकर न्यायालय में इसका जवाब देना होगा। पत्र में अमेरिकी समाज को सचेत किया कि वह कांग्रेस के हिंदू प्रचार के मुंह के जाल में ना फंसे, बल्कि कांग्रेस से यह विश्वास प्राप्त कर ले कि उनका यह संघर्ष अछूतों के कल्याण का विरोधी नहीं होगा। इस विस्तृत रिसर्च पेपर में कहा गया कि अनुसूचित जातियों के लोग हिंदुओं से अलग हैं, इसलिए वे किसी ऐसे समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें इनकी मांगें शामिल नहीं की जाएंगी। उन प्रमुख मांगों में बजट में दलितों की शिक्षा के लिए बजट रिजर्व रखना, स्टेट व सेंट्रल
गवर्नमेंट में नौकरियों में संख्या, आवश्यकता व महत्व के अनुसार रिजर्वेशन देना, दलितों को बोर्डों व कमीशनों में नियुक्त करना, न्यायपालिका, पुलिस और रेवेन्यू विभाग में भर्ती करना, लोकल वार्डीज में रिजर्वेशन देना, पृथक चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना, दलितों के अलग गांव बसाए जाएं और इसके लिए कमीशन का गठन किया जाए, हिंदू राज में होने वाले अत्याचारों को रोकथाम के लिए कानून बने, आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था और छुआछूत को मिटाने के लिए तेज प्रयास किए जाए। सवर्ण हिंदुओं ने दलितों की इन मांगों का कड़ा विरोध किया तो डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब में कहा, हिंदुओं